हिम्मत वाली सास बहू। मिर्जापुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। इसमें कोमल अपने पति नितिन और सास सुनीता के साथ रहती थी। वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहा करते थे, लेकिन किसको पता था कि इनकी इस खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नितिन अपनी पत्नी और अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है। अब उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वही कोमल बीमार पड़ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, अब हमारा क्या होगा? अब तो नितिन भी हम लोगों को ना जाने कहाँ छोड़कर चले गए। यह कहते कहते वह रोने लगती है। फिर उसके सास कहती है, पता नहीं बेटा कोमल, भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता के घर एक सेठ आता है और कहता है कि माँ जी, आपका ये घर आपके बेटे ने हमें बेच दिया है और अब आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। नितिन की माँ कहती है, क्या मेरे बेटे ने अब यह घर भी बेच दिया? वह अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए हमें रोड पर ले आया। उसने ऐसा क्यों किया? पहले ही हमने अपने सारे गहने उसके लिए बेच दिए हैं और अब हमें ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया। यह घर भी बेच दिया। आखिर नितिन ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? सुनीता ऐसे रोते हुए कहती है। फिर वह सेठ कहता है, माँ जी, यह सब तो आप अपने बेटे से ही पूछिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। बस मैं इतना कहूंगा कि शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए। अब यह घर हमारा है। फिर कोमल की सास अपनी बहू से कहती है, इस लड़के ने यह घर भी बेच दिया। इसने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि मेरी माँ और मेरी बीवी कहाँ जाएंगी। जब तक इसके बाबूजी जिंदा थे, इसने ऐसे कोई उल्टे काम नहीं किए थे। तेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। कोमल की सास रोते हुए कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तेरा इलाज करवा सकूं। फिर कोमल कहती है, माँ बस करो, अब चुप हो जाओ। अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ी सी कमजोरी ही तो है। दोनों सास बहू शाम तक घर खाली कर देती हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा था। सूरज के ताप से जमीन पूरी तरह से तप रही थी। इनको अपना सर छुपाने के लिए बस एक छत की जरूरत थी, लेकिन इनको रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं मिल रही थी। और इसी तरह दोनों सास बहू दर दर की ठोकर खाते हुए गांव के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां उनको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। बहुत छोटी होती है और जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी भी होती है। फिर कोमल अपनी सास से कहती है, माँ देखो, वहां एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में हम दोनों अपना सिर छुपा सकते हैं। यह देखकर दोनों सास बहू उस झोपड़ी के अंदर चली जाती हैं। झोपड़ी में घास कूड़ा कचरा के अलावा कुछ नहीं होता। यह देखकर सुनीता कोमल से कहती है, अरे बहू, यहाँ कितनी ज्यादा गंदगी है और यह झोपड़ी कितनी छोटी है। इसमें हम खाना कहाँ बनाएंगे और सोएंगे कहाँ? ऊपर से तेरी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब है। फिर इसमें हम दोनों का गुजारा कैसे होगा बेटा? फिर कोमल कहती है, कोई बात नहीं माँ, जब तक हमें कोई रहने का ठिकाना नहीं मिलता, हम यहीं पर गुजारा कर लेते हैं। फिर सुनीता कहती है, सही कह रही है बहू, बाहर इतनी गर्मी में घूमने से तो अच्छा है यहीं रह लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर उस झोपड़ी की अच्छे से सफाई करने लगती हैं, लेकिन सही वक्त पर खाना नहीं मिलने की वजह से उसकी सास की भी तबीयत खराब होने लगती है। कोमल कहती है कि मम्मी जी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं दवाइयों का इंतजाम कहाँ से करूं? मैं तो खाना भी मंदिर से लेकर आती हूँ। आखिर अब कब तक ऐसा चलेगा? मुझे कुछ करना ही होगा। कमजोरी होने के बावजूद भी कोमल अपने पास के गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जहां उसे एक घर मिलता है, वहां उसे साफ सफाई का काम मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कोमल अपनी मालकिन प्रिया से कहती है कि मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। फिर कोमल की मालकिन प्रिया कहती है कि कोमल, अभी तूने कुछ ही दिन पहले तो काम शुरू किया है और तू अभी से मुझसे पैसे मांग रही है। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो महीना खत्म होने से पहले ही मुझसे पैसे मांग रही है? कोमल कहती है, मालकिन, मेरी सास बहुत ज्यादा बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके लिए दवाई खरीद सकूं। तो प्रिया कहती है, अच्छा, तुम लोग कहाँ रहते हो? फिर कोमल बताती है कि गांव के बाहर ही एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी है, वहां रहते हैं। फिर प्रिया कहती है, क्या टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी? फिर कोमल उसको सारी बात बताने लगती है।
कोमल की बात सुनकर प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कोमल से कहती है, कोमल क्या तुम पढ़ना जानती हो? फिर कोमल कहती है, जी मालकिन, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। फिर प्रिया कहती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? फिर कोमल कहती है, पर मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। नितिन ने मुझे कभी कोई काम करने नहीं दिया। फिर प्रिया कहती है, तभी तुम्हारी यह हालत है। खुद इंडिपेंडेंट बनो। देखो तो तुम्हें तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम में खून की कमी है। ऊपर से एक गंदगी टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हो। क्या तुम अपनी सास के साथ सारी जिंदगी ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहना चाहती हो? क्या तुम ऐसे ही गरीबी लाचारी का सामना करते हुए मरना चाहती हो? अपनी सास को ऐसे ही बेबस लाचार बीमार देखना चाहती हो? फिर कोमल कहती है, नहीं नहीं मालकिन, मैं चाहती हूँ जो खुशियाँ नितिन अपनी माँ को नहीं दे सके वह खुशियाँ मैं अपनी सास को दूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास एक बार फिर से खुश रहे और उनकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएं। अपनी मालकिन की बातें सुनकर कोमल को एहसास होता है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल अपनी मालकिन से कहती है, वैसे क्या काम करना होगा मुझे? प्रिया कहती है, फिलहाल कुछ नहीं, पहले तुम अपनी सास को लेकर आओ, हम उनका इलाज करवाते हैं। कोमल अपनी सास को लेकर प्रिया के घर आ जाती है और प्रिया सुनीता का इलाज करवाती है। फिर एक दिन सुनीता प्रिया से कहती है, बेटा तुम हमारी इतनी मदद क्यों करती हो? फिर प्रिया कहती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और जब मुझे कोमल मिली तो मुझे इससे मिलकर अपनापन महसूस हुआ। फिर सुनीता कहती है कि आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता बेटी, जितना तुमने हमारे लिए किया है। फिर प्रिया कहती है, माँ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुनीता कहती है, खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। सुनीता के मुंह से बेटी शब्द सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सुनीता के गले लग जाती है और कहती है, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? फिर सुनीता कहती है, अरे बेटी, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। और अब प्रिया को अपनी बहन की तरह रखती है, अपने साथ ही काम पर भी ले जाती है। फिर तीनों एक साथ एक घर में एक छोटी सी फैमिली की तरह हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को